अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। अक्सर पाकिस्तान में कुछ रवायती कलमात कहे जाते हैं हमारे सियासी क्लास की जानिब, लेकिन सियासी क्लास की जानिब से, लेकिन साथ साथ मीडिया की जानिब से भी, तज्ज़ियाकारों की जानिब से भी और कॉलम नगारों की जानिब से भी। यानी अगर मुंतखब हुकूमत अपनी ड्यूरेशन या अपनी मुद्दत मुकम्मल करने की कोशिश करे, और ये आपने देखा आसिफ जरदारी साहब के दौर में, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, दो चार एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहला तो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरा बांग्लादेश मॉडल और तीसरा ग्रैंड नेशनल डायलॉग। और हालांकि ये एक्सप्रेशंस अक्सर गर्दिश करते हैं, लोग उस पर बात करते हैं, बहुत संजीदा कॉलम्स लिखते हैं, वो अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन खसूसी तौर पर बात करेंगे ग्रैंड नेशनल डायलॉग की। अब ये एक ज़्यादा संजीदा नेच पे बातें पहुंच गई हैं। याद रहे कि सारे सियासी डिस्कशन से पहले तो बात कर रहे थे चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस फॉर पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब कि तमाम अदारों को सर जोड़ के पाकिस्तान के जो सबसे पेचीदा मसाइल हैं उन पर बात करनी चाहिए, और कोई ऐसी मुकद्दस गाय नहीं है जिसके मुतालिक गुफ्तगू ना हो सके। अब वो बात आगे बढ़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदा संभालते हुए, हुकूमत संभालते हुए, अपोजिशन ने बहुत संजीदा तनकीद की कि 2018 का मैंडेट उनका नहीं बनता, और उस वजह से अगर जाली हुकूमत है तो मुबाहिसा की भी ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए। जनाब शराजी साहब, ग्रैंड नेशनल डायलॉग पर अगर आ जाएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर का कहना है कि मिनी डायलॉग या ग्रैंड नेशनल डायलॉग दोनों बेमानी हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब पूरी तौर पे PDM के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। वील गेट इनटू द अदर थिंग्स ऑल्सो सर, उसमें शहबाज शरीफ साहब और दुरानी साहब की मुलाकात भी है, लेकिन उससे पहले अगर हम इस पर ही आ जाएं कि गुंजाइश नहीं है मिनी नेशनल डायलॉग की, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की, सबसे पहले ये बताएं शराजी साहब, ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग बिल्कुल बांग्लादेश मॉडल या टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट या जो दो चार चीज़ें हम सुनते हैं हर मुंतखब हुकूमत के 2-2.5 साल होने के बाद, ये विल दिस गो इनटू दैट कैटेगरी वेरी सून? असद, बिल्कुल इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, ख़ुद इस वक्त की हुकूमत भी ये कहती है कि PDM के पीछे कुछ गैर मुल्की हाथ भी हैं। तो मैं थोड़ा सा डिसइंफो लैब की बात करूंगा, जिन्होंने भारत के इस जो पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा उसको बेनकाब किया, फिर पाकिस्तान की जानिब से भी एक डोजियर पूरे दुनिया में भेजे गए, UN से लेके तो इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स तक। तो मेरे ख़्याल में जहाँ हम मुल्क की सियासत की बात करते तो थोड़ा सा इस इशू को भी हमें हाईलाइट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले पे भी दुनिया को रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल आप अब आ जाते हैं अपने हम अहम मौजू जो आज का है, नेशनल डायलॉग। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क के अंदर इस तरह के डायलॉग की गुंजाइश मौजूद है और होने भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर पिछले 72 बरसों में सिस्टम को इस्तेहकाम नहीं मिल पाया और इदारों से ले कर अफराद के किरदार के ऊपर सवाल उठते हैं, तो फिर मेरा ख़्याल में इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और उस ग्रैंड नेशनल डायलॉग के ज़रिए इदारों के किरदार का तयन अगरचे आइन के अंदर बड़ी वजाहत के साथ है, बट मेरा ख्याल में उसको उस डायलॉग का मकसद क्या होगा सर? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि PTI का एक स्पेसिफिक सेगमेंट और मुस्लिम लीग नवाज का एक स्पेसिफिक सेगमेंट, वो दोनों चाह रहे हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो जाए, लेकिन उससे आगे बढ़कर क्या ये मुल्क के मुफाद में है? ये अकॉम्प्लिश क्या करेगा? इसका मकसद क्या है? नहीं, बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए, मैं समझता हूँ कि इससे पहले अगर हम कहते हैं कि एक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मुफाहमत हुई थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, उसके बाद हम असल देखते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी जमातों का एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज़ाराई करना, उनके एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम करना, या इस तरह की चीज़ों के अंदर बड़ी वाज़ेह हद तक कमी आई थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की गुफ्तगू होती है और उसके नतीजे में कोई एग्रीमेंट होता है, तो यकीनी तौर पे उससे बेहतरी का तो हम समझते हैं कि एक पहलू निकलता है। और यहाँ पे भी अब जब बार बार बात करते हैं इदारों के किरदार की, और फिर हम सवाल उठाते हैं कि क्या वो इदारे अपने आइनी हदूद के अंदर रह के काम कर रहे हैं कि वो स्टेप तो नहीं कर रहे, फिर हम उनसे जुड़े अफराद के किरदार के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर
डायलॉग की ज़रूरत तो बनती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस डायलॉग से आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। जैसे हमने पहले कहा कि अगरचे आइन के अंदर इदारों का किरदार बड़ी वजाहत के साथ उसका जिक्र कर दिया गया है, तो फिर ऐसा क्या है कि जब वो अपने हदूद से बाहर निकल के काम करते हैं तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता या उस वक्त सवाल नहीं उठाए जाते। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हमें इस तरह के डायलॉग करने चाहिए वहाँ पे आइन और कानून के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। और कहीं ऐसा ना हो कि जब आपको लगे कि किसी इदारे का या किसी शख्स का किरदार आपको ज़ाती तौर पे फेवर कर रहा है तो आप खामोश रहें जब आप एग्जीक्यूटिव की सीट पे हों, और जब आपको लगे कि नहीं, आपको फेवर नहीं कर रहा या आपकी हिमायत में नहीं जा रहा, तो फिर आप सवाल उठाएं। तो मैं समझता हूँ कि फिर वहाँ जाके अगर इस तरह के कोई डायलॉग भी होंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब जब भी आप इक़्तिदार में हो। शिराजी साहब, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र किया, लेकिन उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आसिफ जरदारी साहब के होते हुए गवर्नर्स रूल को नाफिज कर दिया गया था पंजाब सूबे भर में। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडरान मेमोगेट के हवाले से उन्होंने खुद पटिशन दायर भी किए। फिर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब बाइख्तियार हुए, इक़्तिदार में आए, तो डॉक्टर आसिम का केस आपके सामने है, अयान अली का केस आपके सामने है, जो ये दीगर केस हैं जो PTI का अक्सर कहना होता है कि ये केसेस तो हमने बनाए नहीं, ये इन्होंने बनाए थे। दिस वॉज ऑल ड्यूरिंग द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सर। गवर्नर्स रूल हम देख चुके हैं 2009 में, इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद। तो क्या अगर मिसाक जमहूरियत का वो मुस्बत असर शायद उस हद तक ना हो पाया? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 90 की दहाई को हमने नहीं देखा एक बार, और उसकी जो सबसे बड़ी अलामत है वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मुद्दत मुकम्मल कर सकी, उसकी हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर सकी 2013 में। लेकिन अब उससे आगे बढ़ते हुए सर, क्या ग्रैंड नेशनल डायलॉग वो कदम है? और अगर वो कदम दुरुस्त है तो होगा किस तरह? मेरा ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम लोग इसकी हिमायत करते हैं और सब लोगों की ये ख्वाहिश भी है कि इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए। और इसके लिए ज़ाहिर सी बात है, आप ज़ाती मफादात को बालाए ताक रख के एक नेशनल गोल की तरफ जाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि अगर आप अपोजिशन में भी हों तो आपके किरदार बनता है, ज़रूरी नहीं कि आप जब ड्राइविंग सीट पे हों तो आप इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, बल्कि आप अपोजिशन बेंचों पे बैठ के भी आप मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो सोच बुनियादी तौर पे पहले तो हमें बदलनी पड़ेगी, उसके बाद हमें अपने ज़ाती मफादात को एक तरफ रखना पड़ेगा और कौमी मफादात की बात करनी पड़ेगी। तब जाके नेशनल डायलॉग की एक बुनियाद पड़ेगी और इससे कुछ मुस्बत निकलेगा। अगर आपकी सोच यही रही कि आप इक़्तिदार में हैं तो सब कुछ ठीक है, और अगर आप नहीं हैं तो फिर सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये गलत है। फिर ये है कि अगर आप इन डायलॉग के थ्रू अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और एक तरह से इदारों को इस्तेकाम देने की, या आप सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की या जमहूरियत के इस्तेकाम की बात नहीं करेंगे, तो फिर भी कुछ नहीं निकलेगा। तो मेरा ख्याल में जो पिछले माजी में आपने जितनी भी एपिसोड्स गिनवाई हैं और जो नून लीग की हुकूमत के अंदर हमें देखने को मिली, तो मैं समझता हूँ कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब मुशावरत के साथ, खुद पार्टी के अंदर अगर मुशावरत के साथ चलते तो शायद ये वाले इकदाम वो ना उठाते। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपनी किचन कैबिनेट से भी नहीं पूछते और अपनी ज़ाती राय या सोच की बुनियाद पर फैसले करते हैं। तो अपने अंदर आपको जमहूरियत लानी पड़ेगी, उसके बाद मुशावरत का एक निज़ाम बनाना पड़ेगा, और आपको लगेगा जहाँ भी कि कहीं मसाइल दरपेश हैं तो आप मुशावरत की तरफ जाएं। रादर ये है कि आप फ़र्द वाहिद के तौर पे फैसले लेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो रवैयों के अंदर तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जनाब। जो नेशनल डायलॉग है इट सेल्फ है, वो किस तरह किया जाए, किसकी सदारत में होगा? जो लोग कह रहे हैं कि जी सदर साहब की सदारत में होना चाहिए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी कुछ चीफ जस्टिस साहिबान होने चाहिए, फेडरल सेक्रेटरीज होने चाहिए। अगर आप ये भी फैसला कर लें कि कौन उसको हेड करेगा, तो उससे भी आगे बढ़कर उसका एजेंडा क्या होगा शिराजी साहब? उसके जो देखिए, एजेंडा तो बड़ा वाज़ेह है असद। इस मुल्क के अंदर एक बड़ी तारीख रही है, इस मुल्क के अंदर हमने 3 माशाल्लाह देखे हैं, इसकी मुल्क के अंदर एक हमने आमरीत का बड़ा तवील दौर देखा है। हम ये भी बहरहाल सुनते हैं, और जो लोग हुकूमत में रहते हैं वो ये गिला करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं
कि बहरहाल कई जगहों पे उनको मुकम्मल आज़ादी नहीं है फैसला लेने में, या बहरहाल ये है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती है, वो नैब के इदारे की बात आप करें उस पर इल्ज़ाम उठता है, किसी और इदारे पे इल्ज़ाम उठता है, और ये इल्ज़ामात बिला वजह नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो हकीकत ज़रूर है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि डायलाग की ज़रूरत असद बहरहाल है। हाँ, ये ज़रूर सवाल उठता है कि अब ये डायलाग होगा कैसे। अगर कोई एक पार्टी इनिशिएटिव लेती है तो जाहिर सी बात उस पर यह कहा जाएगा कि शायद वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए या अपने लिए पोजीशन को और बेहतर करने के लिए ऐसा कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि कोई न्यूट्रल फोरम होना चाहिए, और उसके लिए पाकिस्तान बार कौंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल है, कोई इस तरह के हैं, ये पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे लोग जब आगे आएंगे इसकी मेज़बानी वो अदा करें, और तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको उस फोरम पे होना चाहिए। तो मुख्तसरन शराजी साहब, जो बात मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि ऐसे डायलॉग के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो ये होने चाहिए कि जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनको किस तरह, या जो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको गैर जमहूरी कुव्वतों से किस तरह महफूज किया जाए, ऐसा ही है, और गवर्नेंस प्रोसेस को भी महफूज जाए। क्या ये TORs होंगे? यकीनन मेरा ख्याल में यही वो TORs होने चाहिए, और इसी के गिर्द ही सारी हमें जो नए एक इमरानी मुआहदा कह लें, ये जो भी हमें कोई रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन करनी है उसके इर्द गिर्द ही होनी चाहिए। और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स रहे भी यही हैं, जिस तरह आप शुरू में इब्तदाई में भी कह रहे हैं कि बाज़ तज्जियाकार इस तरह की गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे भी वो हुकूमतें बुनियादी तौर पे अपने आप को सिक्योर करने में वक्त ज़्यादा सर्फ कर देती हैं, और बुनियादी तौर पे जो डिलीवरेंस है, जो कारकर्दगी है, उसके ऊपर फोकस बड़ा कम होता है। और अगर आप तमाम हुकूमतों का माजी के आप तज्जिया करें तो आपको यही देखने को मिलेगा कि मेजॉरिटी वक्त उन्होंने अपने आप को सिक्योर करने में सर्व किया है, डिलीवर नहीं किया। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी और बात करेंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के मुतालिक। लेकिन वही ग्रैंड नेशनल डायलॉग क्या उतना मुस्बत वाज़े हो पाएगा, और क्या हो भी पाएगा? स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात कर रहे थे इसी ग्रैंड नेशनल डायलॉग के मुतालिक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अली दुरानी साहब की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब से इसी सिलसिले में मुलाकात हुई। लेकिन उस पर शायद जो अगला सवाल उठता है वो यही है जनाब शराजी साहब कि, और आप इसी शो पर कह चुके हैं सर, नंबर 1 ये सारे इश्यूज़ क्या पार्लियामान में डिस्कस नहीं हो सकते, और नंबर 2 अगर आप ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना चाहते हैं और उसका बुनियादी मकसद यही है कि इलेक्टोरल प्रोसेस और गवर्नेंस प्रोसेस को गैर जमहूरी कुव्वतों से महफूज किया जाए, तो क्या उसका जो सबसे अहम कदम है वो ये नहीं है कि ये भी हुकूमत जरदारी साहब के दौर की तरह और मियां नवाज शरीफ साहब एंड शाहिद खकान अब्बासी साहब दोनों को मिला के, क्योंकि दैट असेंबली रिमेंड, अपनी मुद्दत मुकम्मल कर सके? क्या कहते हैं? मेरा ख़्याल में ये तो बिल्कुल जायज़ बात है कि इस हुकूमत को अपना जो वक्त है वो पूरा करना चाहिए। वक्त से पहले हुकूमतों का जाना बुनियादी तौर पे इसका मतलब ये है कि हम फिर 90 की दिहाई में अपने आप को धकेल रहे हैं, और अगर इस तरह की रिवायत पड़ गई तो यकीनी तौर पे फिर इसका अख्ताम नहीं है, तो फिर चलता रहेगा सिलसिला। कल को जो भी अपोजिशन में होगा इसी तरह के एक इत्तेहाद बनाएगा, और अगर हुकूमत वक्त के ताल्लुकात इदारों के साथ बेहतर नहीं होंगे तो फिर इस तरह की रिवायत तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। तो फिर आप जिन इदारों पर इल्ज़ाम देते हैं, तो अगर कहीं से सपोर्ट वहाँ से भी मिलेगी अपोजिशन बेंचों पर बैठे लोगों को, तो फिर ज़ाहिर सी बात है मुल्क के अंदर ना तो इस्तेकाम आएगा सियासी तौर पर, और ना ही मईशत का पहिया बेहतर अंदाज में आगे चल पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पहले मरहले पे तो अपोजिशन पे बैठे लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए, और जो उनकी इब्तदाई सोच भी यही थी कि इस हुकूमत को अपना वक्त पूरा करने दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे भी ये दुरुस्त फैसला होगा कि जब आप 5 साल इमरान खान साहब को देंगे, और अगर उन 5 सालों में डिलीवर नहीं कर पाते, तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर तरीका है कि आप लोगों से कह सकते हैं कि वो जो नए पाकिस्तान की बात की गई थी, मुकम्मल 5 साल मिले बट वो नया पाकिस्तान नहीं बन पाया। और अगर आप नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब के पास भी बड़ा एक जेंटल एक्सक्यूज़ होगा, और लोगों से ये कहा जाएगा कि क्योंकि उनकी हुकूमत को वक्त पूरा नहीं करने दिया गया, तो यही वजह है कि वो बेहतर अंदाज में डिलीवर नहीं कर सके।
और दूसरा जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लिमान बेहतरीन फोरम है असद, पार्लिमान बेहतरीन फोरम है। और बार बार हम एग्जाम्पल देते हैं, जब खुद इमरान खान साहब सड़कों पे आए और उस वक्त 2014 में मियां नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा तलब कर रहे थे, तो उस वक्त भी सियासी जमातों ने आके मियां नवाज शरीफ साहब को रेस्क्यू किया और सिस्टम को आगे लेके चले। तो मैं समझता हूँ कि आज भी पार्लिमान को इसी दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। रादर ये है कि आपको अगर हुकूमत इस वक्त पसंद नहीं आ रही और आप समझते हैं कि इसे नहीं होना चाहिए, भले से सिस्टम को भी नुकसान पहुंचे तो पहुंच जाए, ये सोच तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि इससे आप जमहूरियत को मुस्तकम कर पाएंगे इस मुल्क के अंदर। अच्छा, इसी पर शिराजी साहब, जो मोहम्मद अली दुरानी साहब ट्रैक 2 मुज़ाकरात के लिए सरगर्म तो हैं, इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ विंग्स हैं। अब PMLN का कहना है, और हमें फेस वैल्यू पे इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातों को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करते हैं कि जी बयानिए में कोई ख़ास इख्तिलाफ नहीं है। तो जब मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि जी ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो, मिनी नेशनल डायलॉग हो, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बेमानी है, और ये भी उनका कहना कि जी गैर महसूस किरदार अब पीछे हट रहे हैं, वो अगर हम अपने सामने रखें सर, जो PMLN का ज़्यादा हॉकिश विंग है, हॉकिश सेगमेंट है, जो कहता है कि जी वोट को इज़्ज़त दो, उनका कहना है कि ये एक ज़रिया है कि आप एक और विंग को ज़्यादा फ्रंट एंड सेंटर लाना चाह रहे हैं। और जो हमारा अपना बयानिया है कि आइन की बालादस्ती, और मियां नवाज शरीफ साहब 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं गिलानी साहब को, जुनेजो साहब को, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, तो मियां साहब इज़ अ रिफॉर्म्ड सिविलियन लीडर, सिविलियन सुप्रेमेसी चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं। और ग्रैंड नेशनल डायलॉग में आप फिर से हमें उसी अंधेरे में धकेल रहे हैं, समझौते की और मुबाहिसे की और बैकरूम डिस्कशन की। इसमें क्या कोई हकीकत है? मेरा ख्याल है ख़ुद नून लीग के अंदर बहुत सारे लोग इस सोच के हामिल हैं कि इस तरह की गुफ्तगू में जाया जाए। अगरचे मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के एक सर्कुलर जारी किया जिसमें यह कहा गया कि आज के बाद कोई भी पार्टी का अहदेदार इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों से या फ़ौज के अफसरान के साथ किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हल्का नून लीग के अंदर बुनियादी तौर पे इस बात पे यकीन रखता है कि गुफ्तगू के साथ मामलात को हल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख़्याल में ग्राउंड रियलिटीज़ भी असद ये हैं कि इस वक्त आप इदारों का बहरहाल एक बड़ा अहम रोल है इस मुल्क को आगे ले जाने में, चलाने में। अगर आप उसको यकसर आप उसको बिल्कुल आप इग्नोर करेंगे या आप समझते हैं कि उनको बिल्कुल आप पीछे लेके चले जाएं, तो ऐसा इस वक्त मुमकिन नहीं है। आप इस बयानिए के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है आज के दिन याद रखिएगा कि ये बयानिया कामयाब नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जो दुरानी साहब ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इनकार नहीं किया गया। तो गोया कि ये पहला इंडिकेटर है कि वो भी चाह रहे हैं कि गुफ्तगू होनी चाहिए। अगरचे ख़ुद नून लीग के अंदर बहुत से लोगों के ऊपर इस बात का शक किया जा रहा है कि विकेट के दोनों तरफ खेल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ख़ुद पार्टी के प्रेसिडेंट जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी ये चाह रहे हैं। ख़ुद आप देखें JUFA के अंदर अगर देखा जाए तो जिस तरह का एक एग्रेसिव बयानिया मरीम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब लेके चल रहे हैं नून लीग के अंदर और ख़ुद JUFA के अंदर, उस बयानी की मुखालफत हमें देखने को मिल रही है। 4 लोग जो JUFA से बाहर गए हैं बुनियादी तौर पे वो इस बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते मौलाना साहब के जो लेके चल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बयानिया कामयाब हो पाएगा। आज आपने अनाउंसमेंट सुन ली है सिंध से, चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये वाज़े तौर पे कहा है कि वो सेनेट के इलेक्शन पीपल्स पार्टी भी कंटेस्ट करेगी और ज़िमनी इंतखाबात में भी मैदान किसी के लिए खुला नहीं छोड़ा जाएगा। तो PDM का तो फिर ऐलान ये है कि वो तो ना तो ज़िमनी इलेक्शन में जा रहे हैं ना सेनेट इलेक्शन में। यही जो आपने नुक्ता उठाया है ना सर सिंध के हवाले से और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, इस पर आई थिंक एक सेगमेंट बनता है। अगले सेगमेंट में यही बात करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तरह से किरदार रहा है, सिंध में वो हुकूमत में है, और साथ में JUFA जिसकी इतनी ज़्यादा नशिस्तें तो नहीं हैं लेकिन PDM में बहरहाल मरकज़ी किरदार उसी का है। उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू दो राय। खैर, हतमी रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब खुद तो गड़ी खुदा बख्श के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की जगह JUIFA की 5 अरकान की डेलीगेशन वहाँ मौजूद होगी। और शराजी साहब, अकॉर्डिंग टू द सेम इंटरिम रिपोर्ट्स, ये इस वजह से है कि ये एक PDM के प्लेटफॉर्म पे बात नहीं की जा रही, ये ज़्यादा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रखने वाला एक इवेंट है। लेकिन सर, दूसरी जानिब आपने देखा, आपने अभी जिक्र भी किया मौलाना शिरानी जो कि JUIFA के सीनियर लीडर हैं, शिरानी साहब को, साथ में हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को, 4 लीडरान को सर JUIFA ने उनकी बेसिक मेंबरशिप रिवोक कर दी है। और फजल रहमान साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, उनके बयानिए में कोई ज़्यादा दरार देखने को नहीं मिल रहे। कैसे देखते हैं सर? देखें, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि जब आप जिस निज़ाम के आप बेनिफिशरी रहे हो माजी में, अब उस निज़ाम पे या उस अरेंजमेंट के ऊपर आप सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर पार्टी के अंदर से तो ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी ना। इससे ये बात बड़ी वाज़ेह होती है असद दोनों जमातों के हवाले से, वो नून लीग हो या फिर JUIFA हो। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जो बयानियाँ लेके चल रहे हैं, इस हवाले से पार्टी के अंदर किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हुई। और मुझे लगता है कि जो APC बुलाने वाले थे, पीपल्स पार्टी जो मेज़बान थी, आपको याद होगा कि 20 सितंबर की APC की मेज़बानी पीपल्स पार्टी के पास थी, वो ख़ुद भी ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतना एग्रेसिव किस्म का बयानिया नवाज शरीफ साहब लेके आएंगे और उसका बोझ उन्हें उठाना पड़ेगा। और बिलाखिर उन्होंने वो बोझ नहीं उठाया। और आज आपने देखा है कि मुराद अली शाह साहब ने ये कह दिया है कि हम सेनेट के इलेक्शन भी लड़ेंगे और हम ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ेंगे। तो गोया के PDM के बयाने से इनराफ तो हो गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। और कुछ हमारे जो दोस्त हैं करीबी जो वहाँ उन मीटिंग्स में होते हैं, उनकी तरफ से भी यही बताया गया है कि बिल्कुल ऐसे ही पीपल्स पार्टी को इस्तीफे देने नहीं जा रही। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों जमातों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नून लीग के अंदर पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के बयाने के साथ इत्तेफाक नहीं करते, और मौलाना शिरानी साहब हों, हाफिज़ अहमद साहब हों या दीगर 2 जो अकाबरीन बड़े हैं जिनको पार्टी से निकाला गया है, बुनियादी तौर पे इन लोगों के साथ भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई मुशावरत नहीं की। ये उनका ज़ाती फ़ैसला था और जो वो बयानिया लेके आए हैं उसमें कोई पार्टी का इनपुट नहीं है। तो जब ऐसा होगा लेकिन तो फ़र्क क्या पड़ा? फिर पार्टी के अंदर से सवाल उठेंगे। बात बिल्कुल बजा है सर कि एक तरफ शिरानी साहब हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा? अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जो इसमें डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, वो तो अपने सीनियर लीडरान के, आप तो बात कर रहे हैं कि जी इंटरनल एडवाइस हो, लेकिन क्या ये पार्टी आपस में बैठती है? क्या जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ हैं वो आपस में ये लाएअमल तय करती हैं? जो बैक बेंचर्स हैं, क्या उनको फौरी तौर पर पार्टी से निकाला नहीं जाता? उनके बयानिए को आपके ऑफिशियल नुमाइंदे मुस्तरद नहीं करते? तो बेशक इस तरह का इख्तलाफ हो, क्या उसकी कोई ज़मीनी हकीकत होती है? ज़मीनी हकीकत तो मेरा ख्याल या सॉरी, ज़मीनी हकीकत में तब्दील कुछ हो पाता है? पार्टी चेंज होती है, अब उसका कुछ टोन बदलता है? नहीं, यकीनन अगर माजी पे आप नज़र दौड़ाएं तो इसी तरह जमातों के अंदर शिकस्त रेक का एक अमल जारी रहता है। और मुस्लिम लीग आपके सामने एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। माजी के अंदर चट्ठा ग्रुप, वट्टो ग्रुप, और आप ग्रुपों के नाम लेते जाएं, काफ लीग, जीम लीग, पता नहीं कितनी लीगें बनी थी। तो बुनियादी तौर पे यही होता है कि जब पार्टी का कोई सरकर्दा क़यादत पार्टी को सिर्फ अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करे या मुशावरत किए बगैर फ़ैसले करे, तो फिर यही होता है कि जो सेकंड और थर्ड टीयर की जो लीडरशिप होती है वो समझती है कि उनको कहीं कॉर्नर किया जा रहा है, उनको पार्टी से कहीं एक तरह से उनको मतलब कोई अहमियत नहीं जा रही। तो फिर यही होता है कि नई पार्टियाँ वजूद में आती हैं। तो माजी में हम देख चुके हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी ऐसा हुआ, नून लीग के साथ भी ऐसा हुआ। और ऐसा हरगिज़ नहीं असद कि जब इस तरह की सीनियर क़यादत आपका साथ छोड़ जाए तो आप ये समझें कि इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि मौलाना शिरानी साहब हों या हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हों, ये बलूचिस्तान के अंदर बड़ी कदावर शख्सियत तस्वर होती हैं। और देखा जाए तो JUIFA KPK के बाद उसको जो ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है वो बलूचिस्तान से मिलती है। तो बलूचिस्तान में अगर इस तरह बड़ी क़यादत आपके साथ नहीं खड़ी होगी तो पार्टी को
इलेक्शन में भी नुकसान होगा, और इस वक्त जो आप एक कैंपेन लेके चल रहे हैं, जो एक आप एक मकसद लेके चल रहे हैं, उसके अंदर भी मेरे ख्याल में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। और अगर देखिएगा कि शहबाज शरीफ अगर ज़मानत पे बाहर आ जाएं और उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट ऐसी आ जाए जिसमें वो नेशनल डायलॉग को वेलकम करें, तो मुझे लगता है कि फिर जो नून लीग का बयानी है वो भी कहीं अपनी मौत मर जाएगा, फिर मुझे वो भी आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है, पार्टी के अंदर जब इस तरह की वाशें सुनने को मिलती हैं असद, तो उससे फ़र्क पड़ता है, और आपकी जो गोल्स हैं वो शायद वो आप फिर अचीव नहीं कर पाते। रादर ये कि आपके लिए इंटरनली मुश्किलात ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाती हैं। तो मुझे लगता है यही है कि आखिर पे यही होगा, क्योंकि जो बयानियाँ लेके चल रही हैं दोनों तीनों शख्सियात, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि बहरहाल इस बयानी के लिए पाकिस्तान के अंदर ज़मीन सरखेज़ नहीं है। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मुतालिक और साथ में मईशत की क्या सूरत हाल बनने को जा रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। वेरी क्विकली, क्योंकि अक्सर बयानात या कुछ ऐसी ख्वाबें, चाहे वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या नेशनल डायलॉग हो या नेशनल गवर्नमेंट हो, उस पर पूरा प्रोग्राम निकल जाता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर मुल्क भर में तो वसी है, लेकिन इनफरादी हफाजत में सबकी हफाजत है। सब जानते हैं या इस पॉइंट तक जानना उनको चाहिए। हाथ धोना, समाजी फासला और एहतियात करना, बड़े बड़े गैदरिंग्स में शिरकत ना करना, वो सब बुनियादी नुकात हैं इस चीज़ को, इस वबा को, उससे महफूज रहने का। लेकिन साथ में शराजी साहब, अब सेकंड वेव है, अब वैक्सीनेशंस की भी रोल आउट्स हो रहे हैं। जो आपके फ्रंट लाइंस पे काम कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर्स, उनको मेडिकल ऑफिसर्स कह रहा हूँ, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। हाई रिस्क लोगों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। इधर शराजी साहब, वैक्सीन्स पर तो हम आते ही हैं, लेकिन अगर एक सेकंड के लिए मईशत की भी डिस्कशन करें, ये एक वंस इन अ जनरेशन एक क्राइसिस था, लेकिन अब हमारे कुछ जो बुनियादी इंडिकेटर्स हैं वो मुस्तहकम हो रहे हैं सिवा महंगाई के। किस तरह देखते हैं सर? मेरे ख़्याल में ये जो कोविड की बहरहाल एक वबा है, हमारे लिए एक बहरहाल एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आई है। बड़ी एक खुशकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस पैंडेमिक की बड़ी शदीद हमें शक्ल देखने को नहीं मिली, अगरचे दूसरी लहर शदीद ज़रूर है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान दुनिया के मुकाबले में काफ़ी हद तक इस हवाले से बेहतर आगे बढ़ रहा है और मईशत का पहिया भी चल रहा है, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी नहीं जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो टेक्सटाइल की हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, बड़ी खुशाइंद है कि दुनिया जहाँ मुतासर हो रही है और कहीं उनके जो यूरोपीय मंडियों के ऑर्डर्स पूरे भारत से या कहीं और से नहीं हो रहे, वो ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि मज़दूरों को रोज़गार मिल रहा है, और जो एक्सपोर्ट करने वाले ताजर हमारे हैं वो भी पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक वक्ती बहरहाल हमें एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। इसको परमानेंट करने के लिए असद बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर बार बार बात की जाती है कि जो हमारी इनपुट कॉस्ट है वो दुनिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। यही वजह है कि हमारी मसनूआत दुनिया में मुकाबला नहीं कर पाती दीगर मसनूआत का। और साथ में क्वालिटी के हवाले से भी हमें ज़रूर एक तरह से ये करना चाहिए कि जब हम दुनिया को अगर हमने अट्रैक्ट कर ही लिया है इस पेंडेमिक की सूरत हाल के अंदर, तो ये हमारी जो एक्सपोर्ट्स की इंक्रीज़ करने का जो ट्रेंड है, इसको बरकरार रखने के लिए दो चीज़ों को बेहतर करना होगा। एक काम करने का हुकूमत का कि हमारी जो इनपुट कॉस्ट है उसको नीचे लाने के लिए मराहत दी जाए ताजर बिरादरी को। जिस तरह दरामदी माल की जो खाम माल है उसकी इंपोर्ट के अंदर जो ड्यूटीज़ हैं उनको सिफर नहीं किया जा सकता तो कम से कम किया जाए। बिजली और गैस की फराहमी बड़ी सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर होनी चाहिए, सस्ती नरखों पे होनी चाहिए। ये वो दो चीज़ें हैं जिससे हमारी इनपुट कॉस्ट को कम किया जा सकता है। और फिर साथ में हमें अपनी इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज भी करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर बहरहाल मयार के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हमारे ताजिर बिरादरी को भी सोचनी चाहिए कि अगर एक मौका मिले और आप दुनिया के अंदर बहुत सारी मंडियों में अपनी जगह मुस्तकिल बुनियादों पर बना सकते हैं, तो फिर अपने मयार को भी बेहतर करें ताकि लोग फिर पाकिस्तान की तरफ देखें, किसी और मुल्क की तरफ
ना देखेंगे तो बड़ा अच्छा एक मौका मिला है, इसको हमें मुस्तकिल बुनियादों पे अपनी फेवर में करने के लिए हर दो तरह पे गोया कि ताजर बिरादरी भी और हुकूमत भी, और लग ये रहा असद के इस हवाले से ज़रूर इकदाम हो रहे हैं। लेकिन कोरोना के हवाले से जो वैक्सीन की बात असद आपने की है, देखा जाए तो मैं पिछले दिनों एक स्टडी पढ़ रहा था, देख रहा था, तो इवन के बांग्लादेश जैसा मुल्क भी जो वैक्सीन के हसूल के हवाले से कहीं दुनिया में 25वें नंबर पे मुल्क पड़ा है कि जो उस दौड़ में शामिल है और शायद उसको तरजीह दी जा रही है, और पाकिस्तान कहीं एक 100वीं जो है नंबर पे भी कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि और उसी वजह से शिराजी साहब इसको ज़रा तवज्जो मैं दिलाना चाह रहा था कि पाकिस्तान की जो वैक्सीन हासिल करने का प्रोग्राम है उसमें अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश देखने को मिल रही है, और ये क्योंकि अभी कुछ ही विंडो है। वैसे तो आपके आगे सारे जो मगरबी ममालिक हैं, फिर आपके अपने ख़िते में भी ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, इस पर शायद हुकूमत वक्त को उसी तरह की तरजीह देनी चाहिए जो आपने अभी बांग्लादेश का भी जिक्र किया और ख़िते में बाकी ममालिक का जिक्र किया। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शिराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें, कल तक खुदा हाफ़िज़।